मेंटेनेंस टू द वाइफ को मेंटेनेंस किसको कौन कौन सा इंटाइटल है, पर्सन्स इंटाइटल टू मेंटेनेंस। हम लोग किसका किसका देखे अंडर मुस्लिम लॉ, कौन कौन लोग होंगे। तो सबसे पहले वाइफ, दूसरा यंग चिल्ड्रेन, तीसरा द नेसेसियस, ठीक है ना, द नेसेसियस NECESSITOUS, नेसेसिटी से वर्ड बना है जो जरूरतमंद माता पिता, और जरूरतमंद रिलेटिव, ऐसे रिलेटिव जो जरूरतमंद हो, जो कि किसके अंदर आते हों, तो विद इन द प्रोविडेंट डिग्री के अंदर आते हों। ओके, तो हम लोग इसको एक एक करके एलोबरेट करते हैं। मेंटेनेंस टू द वाइफ को देखते हैं हम लोग। मेंटेनेंस टू द वाइफ, पिछले क्लास में इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी किए थे कि मुस्लिम लॉ के अंदर वाइफ का जो अधिकार है मेंटेनेंस का अपने हस्बैंड से, ठीक है ना, वह एब्सोल्यूट है। ठीक, एक तो ये चीज डिस्कस किए थे, ठीक है ना, और इसको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। वाइफ जो है वो पहले पोजीशन पे आएगी, ठीक है ना। द राइट अराइजेज आउट ऑफ हर स्टेटस, इट इज ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी हस्बैंड to maintain his wife, although, ठीक है ना, the wife may have means to support her, and even the if husband has no means, ठीक है ना, to provide her maintenance, पति सक्षम नहीं भी है, कोई साधन नहीं है पति को, फिर भी पति को मेंटेनेंस जो है वो करना पड़ेगा अपनी पत्नी का, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, इसलिए आप बच नहीं सकते कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं। आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी आपका दायित्व बनता है कि अपने पति पत्नी का मेंटेनेंस करें, ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ। ओके, और वाइफ का प्रायोरिटी बनता है, ठीक है ना। अगर और कोई लोग हैं मेंटेनेंस के क्रम में, तो पत्नी का जो है सबसे पहला प्रायोरिटी बनता है, उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको। क्लियर, बोलते चलिएगा। ये पिछले क्लास में हम लोग इतना देखे थे। सब लोग ऐसे हैंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, आप लोग पेपर पेन निकालिए, कुछ कुछ हम कंडीशंस बता देते हैं, ठीक है ना। आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर अपने बुक में पढ़ लीजिएगा कहीं भी। हम सिर्फ इसको आपको एलोबरेट करके बताते हैं कि लिखना कैसे है एग्जाम में। कंडीशन फॉर वाइफ्स राइट, कंडीशंस फॉर वाइफ्स राइट ऑफ मेंटेनेंस, पत्नी को जो मेंटेनेंस जाएगा उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, हम दो तीन चीजें आपको एलोबरेट करते हैं, समझिएगा इस चीज को। सबसे पहला कंडीशन, ये शर्त फुलफिल होना चाहिए। तो कौन सी शर्तें, तो सबसे पहला कि वाइफ तभी इंटाइटल होगी मेंटेनेंस के लिए जब वेयर द मैरिज इज वैलिड, अगर उसकी शादी वैलिड है, ठीक है ना। अंडर मुस्लिम लॉ द वाइफ इज इंटाइटल टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड ओनली वेयर द मैरिज इज वैलिड, जिसको कि हम लोग उर्दू में सही बोलते हैं कि अगर मैरिज वैलिड है, सही है, तो ही पत्नी जो है मेंटेनेंस के लिए क्लेम करेगी, इंटाइटल होगी। ठीक है, और अगर मैरिज वॉइड है या इर्रेगुलर है, ध्यान सुनिएगा, अगर मैरिज
वॉइड है और इर्रेगुलर है, तो पति के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वह मेंटेनेंस दे, मेंटेनेंस करे। ठीक है, क्लियर? और हम लोग अकॉर्डिंग टू अगर तैयब जी देखते हैं हम लोग अगर, ठीक है ना, कि मैरिज अगर इर्रेगुलर है, और किस वजह से इर्रेगुलर है, मैरिज किस किस कारण से इर्रेगुलर होता है हम लोग मैरिज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अब्सेंस ऑफ विटनेसेस, गवाह की अनुपस्थिति की वजह से अगर मैरिज को इर्रेगुलर किया गया है, ध्यान सुनिएगा, किसी और कारण से है, तब तो फिर मेंटेनेंस नहीं जाएगा। लेकिन अगर इन द ऑफ द अब्सेंस ऑफ विटनेसेस, गवाह के अनुपस्थिति की वजह से अगर मैरिज को इर्रेगुलर किया गया है, तो वह मेंटेनेंस की हकदार होगी। शी इज इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। ओके, ये ध्यान रखिएगा। दो तीन बहुत सारे हमको कारण डिस्कस किए थे जिस कारण से मैरिज जो है वो इर्रेगुलर होता है। तो कहता है कि अगर विटनेस जितना प्रेजेंट होना चाहिए उतना प्रेजेंट नहीं था विटनेस शादी के समय में, तो मैरिज हो गया इर्रेगुलर। तो अगर इस वजह से मैरिज इर्रेगुलर है तो भी वह मेंटेनेंस की हकदार होगी। ठीक है ना? एक शर्त हो गया, ये क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत इसमें? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, मुता मैरिज के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? मुता मैरिज के बारे में अच्छा, मुता मैरिज को वैलिड माना जाता है। अभी हम ऊपर क्या पढ़े कि जो मैरिज वैलिड होगा उसमें मेंटेनेंस जाएगा। तो मुता मैरिज के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। ए मुता मैरिज इज ऑल्सो वैलिड अंडर मुस्लिम शिया। मुस्लिम लॉ में जो शिया स्कूल है वह वैलिड मानता है, लेकिन द वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। उसमें मेंटेनेंस नहीं जाएगा वाइफ को। ठीक है? ओके, लेकिन अब तो मुता मैरिज में तो कहना है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करेंगे तो मुता मैरिज में जो वाइफ होगी वह इंटाइटल नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए। वेरी गुड, लेकिन सेक्शन 125 में तो होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में और यहां पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 125 में कवर करेगा कि नहीं, तो 100% कवर करेगा। मुता वाइफ में क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। हां, बिल्कुल। ऑब्वियस बात जाता ही है, इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जब पर्सनल लॉ में था तो 125 में क्यों डाले। जब हिंदू पर्सनल लॉ में, ठीक है ना, था मेंटेनेंस का प्रोविजन, मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम एक्ट में, मतलब मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसमें था मेंटेनेंस का, तो 125 में डालने की क्या जरूरत है? दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। समझे राहुल? नहीं तो इतना, उतना जगह लिखने की हमको क्या जरूरत आई, क्यों जरूरत आई, वो धीरे धीरे जब इसमें पढ़िएगा, इसमें कहां कहां इफ बट है, तब समझ में आएगा कि 125 की जरूरत हमको क्यों है। चलिए, एक सिंपल सा एक डिफरेंस वैसे भी जनरली बता देते हैं कि अगर हिंदू पर्सनल लॉ ले लो और मुस्लिम पर्सनल लॉ ले लो, तो आप लोग जानते हैं कि सिविल मामला वैसे ही लंबा चलता है। नहीं, सीआरपीसी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मामला स्पीडी हो जाता है। तो एक तो बेसिक डिफरेंस यहां ये समझ लेना। बाकी अंदर क्या क्या चीजें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दूसरा कंडीशन, हस्बैंड का जो ड्यूटी होता है मेंटेनेंस देने का, ठीक है ना, कब होगा? तो ओनली फ्रॉम द, लिख लीजिएगा इसको आप लोग, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओनली फ्रॉम द डेट
DAT, date, when the wife attains puberty. When the wife attains puberty, the husband duty to maintain, उसी वक्त वह कमेंस होगा, मेंटेन कमेंसेस ओनली फ्रॉम द डेट व्हेन द वाइफ अटेन्स प्यूबर्टी. जब वाइफ जो है प्यूबर्टी एज में चली जाएगी, प्यूबर्टी को गेन कर लेगी, उसके बाद ही वह मेंटेनेंस का हकदार होगा. ठीक है. थर्ड नंबर, तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन. सब इसको याद रखिएगा आप लोग, अभी बार बार हम बोल दे रहे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको एग्जाम में आप लोग को डिस्कस करना होगा. थर्ड नंबर, although a Muslim wife's right to be maintained by her husband is an absolute right. ठीक है ना. यानी कि शुरुआत में ही बोले हैं कि जो मुस्लिम वाइफ है उसको मेंटेनेंस मिले, इसका यह वह एब्सोल्यूट राइट है. yet she must be faithful and obedient to him respect of all the matrimonial affairs. ठीक है. सी मस्ट बी फेथ, बहुत अच्छा चीज है ये, देखिएगा 125 में भी ये लिखा हुआ है. सी मस्ट बी फेथफुल एंड obedient to him, respect of all the matrimonial affairs. ये चीजें सेक्शन 125 क्लॉज 4 में भी यही चीज लिखा हुआ है कि जब वह विवाह को मानेगी, अपने मैट्रिमोनियल का जो भी ड्यूटी है उसको फुलफिल करेगी, उसके बाद ही मेंटेनेंस जाएगा. एब्सोल्यूट राइट तो है, लेकिन अगर वह डिनाई करेगी किसी भी तरह के ड्यूटी को परफॉर्म करने से, विवाह की ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो क्या होगा, उसको मेंटेनेंस नहीं जाएगा. यही चीज सेक्शन 125 क्लॉज 4 में भी लिखा हुआ है. ठीक है. अगर उसका कोई मैट्रिमोनियल ड्यूटीज फुलफिल नहीं करती है तो सी इज नॉट इंटाइटल्ड, सी हैज नो राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड. ओके. और लीगल क्या क्या ऑब्लिगेशन है आप लोग जानते ही हैं, हर जगह पढ़े हैं. छोटा सा कुछ क्लू बता देते हैं कि वाइफ का जो मेंटेनेंस का राइट है वह उसे नहीं छीना जाएगा. किस ग्राउंड पे, तो इस ग्राउंड पे अगर किसी लीगल कारण से, ठीक है ना, अगर वह पति के साथ रहने से मना कर रही है. अभी एक आपको क्या बोले कि अभी आपको बोले कि अगर पत्नी अगर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती है तो पति जो है मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है. लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना, कि पति रोज आकर पिटाई करता है पत्नी का, फिर भी पत्नी को साथ में रहना है. यह कंपल्सन नहीं है. ठीक है ना. अगर कोई लीगल ग्राउंड है तो उस लीगल ग्राउंड पे पत्नी जो है पति से अलग रह सकती है और मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है. अगर वह मना करती है किसी लीगल ग्राउंड पे अपने पति के साथ रहने पे, ठीक है ना, तो उसका मेंटेनेंस का अधिकार सुरक्षित रहता है. ठीक है ना. ठीक है. और बहुत सारा चीज है जब आप मुस्लिम लॉ के अंदर देखिएगा, ठीक है ना, और तैयब जी का वो देखेंगे तो उसमें क्या क्या लिखा है. उसमें लिखा है कि अगर मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है,
ध्यान सुनिएगा, तब भी वह मैरिज मतलब इंटाइटल है। किस कारण से कंज्यूमेटेड नहीं हुआ है? तो कह रहा है क्या कि अगर हस्बैंड माइनर है, हस्बैंड के माइनॉरिटी की वजह से अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुआ है, ठीक है ना, या उसके बीमारी की वजह से, इलनेस की वजह से, ठीक है, किसी भी तरह के डिफेक्ट की वजह से अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हो पाया है, तब भी वाइफ जो है मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है पति से। क्लियर? ऊपर लिख दिए हैं कि अगर पत्नी मैट्रिमोनियल ड्यूटी को फुलफिल नहीं करती है, परफॉर्म नहीं करती है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, मना किया जा सकता है मेंटेनेंस देने से। साथ में यह भी आपको एक्सेप्शन बता रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है कि लीगल ग्राउंड पे पत्नी अलग रहेगी तो मेंटेनेंस मिलेगा, या मैरिज कंज्यूम्ड नहीं हुआ है इन कारणों से, तो क्या मिलेगा उसको? मेंटेनेंस मिलेगा। ओके, क्लियर? बोलिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था कंडीशन फॉर वाइफ्स राइट, ठीक है ना, ऑफ मेंटेनेंस, कि अगर पत्नी को मेंटेनेंस चाहिए तो ये सब शर्त जो है फुलफिल होना चाहिए। मैरिज वैलिड होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बाद उसका मैट्रिमोनियल जो है अफेयर्स को फुलफिल करे, ये सब चीजें आप देखेंगे। अच्छा, इसका इन्फोर्समेंट कैसे होता है? इन्फोर्समेंट कैसे लागू करवाते हैं इसको? इन्फोर्स कैसे किया जाता है मेंटेनेंस को? बताइएगा। इन्फोर्समेंट राहुल, बोलिएगा जरा। आप लोग तो हिंदू लॉ पढ़े ही होंगे। नीतू, चित्रांशी, सुमन, कैसे इन्फोर्समेंट करवाते हैं? ध्यान सुनिएगा, हम बोल देते हैं एक लाइन में और ये सब चीज आप लोग को बताए हुए हैं, फिर भी आप लोग चुप रहते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला, अगर कोई मुस्लिम पत्नी, मुस्लिम महिला, ठीक है ना, अगर कब क्लेम करेगी, कैसे इन्फोर्स करवाएगी? तो कहता है कि अगर उसका हस्बैंड, ठीक है ना, जानबूझ के, ठीक है ना, हस्बैंड नेग्लेक्ट कर रहा है मेंटेन करने पर, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन का अगर कोई पति अपने पत्नी का मेंटेनेंस करने से मना कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी? एक सूट फाइल करेगी। सूट फाइल करेगी किस चीज के लिए? मेंटेनेंस के लिए। अपने पर्सनल लॉ के अंदर, अंडर पर्सनल लॉ, वह मेंटेनेंस के लिए क्या करेगी? सूट फाइल करेगी। अगर कोई पति अपने पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, देने से मना कर रहा है, तो पत्नी का अधिकार है कि अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या करे? मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल करे। क्लियर? बोलिएगा। और बाकी तो 125 सीआरपीसी है ही। गुड, वेरी गुड। अब इसके क्लेम को कैसे चेक किया जाएगा? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखा जाएगा, उसके हिसाब से क्लेम को क्या किया जाएगा? चेक किया जाएगा, और जो मेंटेनेंस बनेगा वह कोर्ट के द्वारा क्या करेगा? तय किया जाएगा, उसकी डिक्री दी जाएगी उसको। ठीक है। अच्छा, कितनी राशि तय की जाती है? तो यह राशि कहीं पे लिखी हुई नहीं रहती है कि इतना राशि मिलेगा मेंटेनेंस में, ठीक है ना। आपको बता दिए हैं कि हम लोग जनरली क्या पढ़ते थे शुरुआत में भी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये मेंटेनेंस है।
लेकिन जब हम लोग इसको ब्रॉड मीनिंग लगाने लग गए तो और कोई नेसेसिटीज अगर सप्लाई करने की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट उसको भी कंसीडर कर सकता है कि यह भी चीजें मिलनी चाहिए। बच्चा है, अगर पत्नी के साथ एक बच्चा भी है तो उसकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना है। पत्नी बीमार है तो उसके मेडिकल का भी ध्यान रखना है। पति की कीमत सैलरी बहुत ज्यादा है तो उस हिसाब से ही मेंटेनेंस तय किया जाता है। यह जो है केस टू केस वेरी करता है, मेरिट के हिसाब से तय होता है। कोई इसका फिक्स रूल नहीं है मेंटेनेंस का कि आपको इतना ही रुपया मेंटेनेंस दिया जाएगा। ओके, बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती है, उसके बाद जो है मेंटेनेंस तय किया जाता है। ठीक है, अर्निंग के हिसाब से नहीं है, अर्निंग भी एक चीज कंसीडर करने लायक है, सिर्फ अर्निंग पर बेस्ड नहीं है। मान लीजिए मेरी सैलरी 5 लाख रुपये है, एक एग्जांपल, किसी आदमी की सैलरी 5 लाख है। वाइफ क्या कहेगी, हमको 2.5 लाख चाहिए, और कोर्ट मान लेगा? यह कोई जरूरी नहीं है। कोर्ट बहुत सारी चीजों को कंसीडर करता है मेंटेनेंस तय करने से पहले। अब जो आदमी मेंटेनेंस दे रहा है उसके ऊपर कितना डिपेंडेंट लोग हैं यह देखेगा। जिसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसकी कितनी नेसेसिटी है, उसकी कितनी आवश्यकता है, यह देखा जाएगा। समझे? इसके हिसाब से मेंटेनेंस तय होता है। सिर्फ आपकी सैलरी ही नहीं, सैलरी एक ग्राउंड बनता है। सैलरी है, वाइफ की नेसेसिटी है, ठीक है ना। उसके बाद जो आदमी मेंटेनेंस दे रहा है उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट लोग हैं। अब मान लीजिए कि इसके माता पिता भी हैं, तो ये 5 लाख रुपया अर्न कर रहा है लेकिन इस पर इसके माता पिता भी डिपेंडेंट हैं, तो क्या 2.5 लाख देने का आदेश मिलेगा पत्नी को? बोलिए, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें कंसीडर करता है कोर्ट। तो हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि आपको इतना मेंटेनेंस मिलेगा। यह केस के मेरिट के हिसाब पर डिसाइड होता है। क्या फैक्ट है इस पर डिसाइड होता है, कितनी जरूरत है इस पर डिसाइड होता है, कितना सैलरी है इस पर डिसाइड होता है, कितना स्टेटस है उस पर डिसाइड होता है। एक वाइफ है, अब जो आप नया केस देखिएगा आप, उसमें तो बड़ा अच्छा सा कोर्ट का व्यू आ रहा है। वाइफ डॉक्टर है, ऑलरेडी डॉक्टर है वाइफ, तो क्या मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब तो कोर्ट का बहुत बड़ा पॉजिटिव व्यू आ रहा है इस चीज पे। मेंटेनेंस का मतलब होता है आप असक्षम हैं। जो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रहा है वह क्या है? असक्षम है खुद का मेंटेन करने में। ओके, ये जब हमारा जब लॉ बना था, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ हो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, उस वक्त जो हमारा सोशल कंडीशन था वो सोशल कंडीशन इस तरीके का था कि मेन वर्किंग होता था, जो पुरुष होता था वह काम करता था और महिला काम नहीं करती थी। तो महिला जब काम नहीं कर रही थी तो उसको जीवन यापन करने में दिक्कत होता था। समझ रहे मुद्दे? तो कोर्ट कहता था कि आप इसको मेंटेनेंस दीजिए। लेकिन जब वर्किंग हो गई महिला भी, अब तो लगभग 50-50 का चल रहा है, तो जब वर्किंग हो गई तब तो वो सक्षम हो गई मेंटेनेंस करने में। एक नया केस आप लोग पढ़े भी होंगे, राजस्थान वगैरह से कहीं का केस था। उसमें था क्या कि पत्नी जो थी वेल क्वालिफाइड थी और वो मेंटेनेंस क्लेम की, तो कोर्ट का डिसीजन आया कि आपको 1 साल तक मेंटेनेंस दिया जाएगा। ठीक है ना, आप वेल क्वालिफाइड हैं, आप अपने लिए कोई बेहतर जॉब ढूंढ सकते हैं। शायद एमबीए वगैरह सब की हुई थी, हमको सही केस याद नहीं है ध्यान से। तो आपको 1 साल तक हम मेंटेनेंस व्यवस्था करवा दे रहे हैं। आप एमबीए हैं, ऑलरेडी एमबीए हैं, आप अपने लिए कोई बेहतर जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप कोर्ट का व्यू है, प्रोग्रेसिव व्यू, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कोर्ट का। तो अब सुनिए, हाँ बिल्कुल कर सकता है, कोर्ट के पास पावर है, कुछ भी कर सकता है। बट ध्यान देने वाली बात है, कोर्ट ने क्या देखा होगा ना कि एमबीए की है, कहां से की है,
सिर्फ एमबीए करना ही काफी नहीं रहा होगा। अब कोई आदमी ऐसे सोचिए, जरा एक लॉजिकली बात सोचिए कि अगर कोई आदमी आईएम से एमबीए किया होगा तो, कोई आदमी आईटी से इंजीनियरिंग किया होगा तो, कोई आदमी मेडिकल प्रोफेशन में होगा तो, अगर कोई महिला एमबीबीएस की हुई है, ऐसे सोचिए जरा बात को, और वो 4 साल प्रैक्टिस नहीं भी की है लेकिन एमबीबीएस की है, तो हमको नहीं लगता है कि 1 साल के अंदर किसी हॉस्पिटल में जाएगी तो उसको 20,000, 25,000, 30,000 का नौकरी नहीं मिलेगा क्या? हां, तो उस तरह की डिग्री रहे। हां बोलिए, कौन सरकार है? नहीं नहीं, जज साहब सरकार क्यों रहेंगे, बट एक सिंपल सा ये पॉजिटिव व्यू है, ये अच्छी चीजें हैं, ठीक है ना। तो क्यों, अब ये तो गलत बात है, सरकारी क्यों लगा देगा? जज का काम नौकरी लगवाना नहीं है। हां, तो मेंटेनेंस इज राइट, ठीक है, हम मेंटेनेंस को राइट समझते हैं, यह मानते हैं, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस भीख नहीं है। इसको आप यह मत समझिए कि राइट है इसका आप मिसयूज करेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। आप नहीं रहना चाहते हैं पति के साथ में, हम तो अभी फिलहाल जो है मैरिड वाइफ की बात कर रहे हैं, डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कि मैरिड वाइफ की बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए, ठीक है ना, कि आपको नहीं रहना है पति के साथ में, लेकिन आप वेल क्वालिफाइड हैं, जॉब कीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों इसको बनाए हुए कि नहीं पति देगा तो हम पलेंगे? हमेशा राइट में और प्रिविलेज में अंतर समझिएगा। हम लोग हर एक चीज को प्रिविलेज मान लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी राइट है, वुमेन्स राइट की इक्वलिटी है, इक्वलिटी है, बट हम लोग प्रिविलेज मान लेते हैं। दोनों में फर्क है, समझे राहुल? धीरे समझिएगा। हाँ चलिए, तो प्रिविलेज मत बनाइए किसी भी चीज को, राइट है राइट की तरह आने दीजिए उसको। राइट इक्वलिटी है, राइट है, आप हर चीज पर लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कि नहीं मेरा राइट है, ओके। आप हर एक जगह इक्वल होते हैं, लेकिन बेनिफिट में आप उसको प्रिविलेज मान लेते हैं। आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करना चाहते हैं और मिलाकर काम कर भी रहे हैं, लेकिन जब बस में बैठने की बात आएगी तो इसको आप प्रिविलेज मान लेते हैं कि नहीं, अब एक बीमार कोई पुरुष है, पुरुष भी तो बीमार रह सकता है और सक्षम रह सकता है खड़ा रहने में, राहुल, है या नहीं है? हाँ नहीं, हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं हम? यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, महिला सीट है, दी जाएगी जगह, सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात है कि हमको देना चाहिए, गुड, वेरी गुड। इसमें कहीं हम इस चीज के पीछे नहीं जा रहे हैं, इसको प्रिविलेज मान लीजिए। हम प्रिविलेज मान लेते हैं कि नहीं, तुम अगर बीमार भी हो तो कोई बात नहीं, हम ही बैठेंगे। वह 10 घंटा ऑफिस में काम करके आई है, लेकिन वो आधे घंटे का सफर खड़ा होकर नहीं कर सकती है, ऐसा भी मतलब कि कमजोर नहीं है महिला, ठीक है ना। तो यहां प्रिविलेज हम लोग मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। हाँ राइट है, वेरी गुड, मिलेगा, ठीक है ना। वो महिला प्रथम फर्स्ट जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस पर डिबेट नहीं है। हाँ, तो हमारा यही है, इसका भी इन्फोर्समेंट होता है। वह आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिस महिला के साथ इस तरह की बातें हैं उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और मेंटेनेंस के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा, और कोर्ट ये सब कंसीडर करेगा। उसके बाद मेंटेनेंस की राशि तय की जाएगी, अलाउंस वगैरह जो भी चीज है वो तय की जाएगी। ओके, अब आइए हम लोग अभी क्या बोले, अभी जस्ट बोले कि हम डिवोर्स वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ वाइफ की बात कर रहे हैं। तो वाइफ है तो उससे शादी कैसे कर लेगी वो? अभी हम ये सिचुएशन बोल रहे हैं कि एक पति चला गया कमाने के लिए पंजाब, ठीक है, वहां से नहीं दे रहा है मेंटेनेंस वाइफ को। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि वाइफ जो है डिवोर्स ले लिया है, मुझसे नहीं, अभी डाइवोर्स वाइफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम वाइफ की बात कर रहे हैं। डाइवोर्स वाइफ पर भी आएंगे, अभी वाइफ की बात कर रहे हैं कि वाइफ को क्या करना है, ठीक है। क्योंकि हम ये कंडीशन जो लिखे हैं वाइफ के लिए लिखे हैं अभी, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, मेंटेनेंस टू द डाइवोर्स्ड वुमेन। जिसका डाइवोर्स हो गया उसके लिए क्या क्या है,
देखिएगा इसमें, अगर हम लोग अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ देखते हैं तो सुनिएगा, कहीं एक जगह मेंशन है, कुरान में मेंशन है ना, आयत देखिएगा 241 241, हम उसको पढ़ देते हैं, सुन लीजिएगा। कुरान आयत 241 प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए डाइवोर्स्ड वाइफ, ठीक है ना, किस तरीके से लिखा गया है उसमें देखिए, फॉर द डाइवोर्स्ड वुमेन लेट देयर बी ए प्रोविजन इन काइंडनेस, दिस इज एन ऑब्लिगेशन फॉर दोज हु आर माइंडफुल ऑफ गॉड, ये लिखा गया है आयत 241 कुरान में, ठीक है। ए डाइवोर्स्ड वुमेन इज इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जो लिखा गया है वहां पे, ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना। ये लिखा है कि यह हस्बैंड की ऑब्लिगेशन होती है कि अगर जिस महिला का तलाक हो चुका है उसको भी मेंटेनेंस जाए। अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी ये चीज लिखा हुआ है, इफ शी वांट्स टू इन्फोर्स, हाँ ठीक है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये चीजें लिखी गई है कि अब आप जो एक सिचुएशन पूछ रहे थे कि अगर दूसरी शादी कर लेती है, उस पर भी आ रहे हैं, लेकिन जनरली ये एक चीज लिखा हुआ है कि उसको भी मेंटेनेंस जाएगा, ओके। और उसके लिए भी सेम नियम है, एक डाइवोर्स वुमेन है और अगर वह चाहती है कि उसको मेंटेनेंस मिले तो उसको भी अपने फॉर्मर हस्बैंड के अगेंस्ट में एक सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर मेंटेनेंस, ओके। ओके, अब इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा है, इद्दत पीरियड वगैरह सभी है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला केस पढ़िएगा आप लोग, फिर हम लोग कल डिस्कस करते हैं।